Assalamu alaikum, this is Naullah Khan. Today we will discuss about LLC creation और type of LLCs जो नॉन यूएस रेजिडेंट कैन क्रिएट, और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी भी LLC को क्रिएट करने या कोई भी सी कॉरपोरेशन जो नॉन यूएस रेजिडेंट कैन क्रिएट। उसके लिए कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, वो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को अपनी पर्सनल डिटेल्स दे जाते हैं। इसलिए बेटर यही है कि आप उसके बारे में ये जानें कि वो कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी एलएलसी को क्रिएट करने के लिए, आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को कैसे दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एलएलसीज या टाइप ऑफ कंपनीज जो आप अमेरिका के अंदर क्रिएट कर सकते हैं एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब नॉन यूएस रेजिडेंट हैं तो कौन कौन सी कंपनीज आप अमेरिका के अंदर क्रिएट कर सकते हैं या फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले जो कंपनी है, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एलएलसी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप यूएस के लोकल हैं या नॉन यूएस रेजिडेंट हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या किसी भी कंट्री से हो, आप एलएलसी क्रिएट कर सकते हैं एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट। दूसरी जो कंपनी आप क्रिएट कर सकते हो वो है सी कॉरपोरेशन। एलएलसी याद रखिएगा, सिंगल मेंबर भी हो सकती है और मल्टी मेंबर भी हो सकती है। इसी तरह से जो सेकंड कंपनी आप एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट कैन क्रिएट वो है सी कॉरपोरेशन। सी कॉरपोरेशन ये भी एक टाइप ऑफ कंपनी है जिसमें मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स आप रखते हैं, और इसी तरीके से ये कंपनी फाइल होती है एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट यू कैन क्रिएट। लेकिन एस कॉरपोरेशन फाइल करने के लिए आपको यूएस का रेजिडेंट या यूएस लोकल होना मस्ट है, अदरवाइज आप एस कॉरपोरेशन कंपनी क्रिएट नहीं कर सकते। अब इसकी फर्दर डिटेल्स के बारे में हम लेटर ऑन इसी जो एलएलसी क्रिएशन सीरीज़ है इसमें हम देखेंगे, लेकिन आज के लिए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आप जानिए कि किसी भी कंपनी को क्रिएट करने के लिए यूएसए के अंदर आपको कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स किसी भी एलएलसी क्रिएटर या सर्विस प्रोवाइडर को देनी है, और उसके बदले में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, यानी कंपनी जो आपकी फ़ाइल होगी उसका क्या प्रोसेस होगा। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि हमें कौन सी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है किसी भी कंपनी को फाइल करने के लिए अमेरिका के अंदर। सबसे पहले जो बेसिक नीड है वो ये है कि आपकी जो एनआईसी है, जो कि पाकिस्तान में नेशनल आईडी कार्ड होता है, पासपोर्ट नहीं रिक्वायर्ड होता एलएलसी क्रिएट करने के लिए, ये बात याद रखिएगा। पासपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो दो चीज़ों के लिए होगी, एक बैंक क्रिएट करने के लिए, दूसरा बीओआई रिपोर्ट, वो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि बीओआई रिपोर्ट क्या है, उसके लिए होता है। और तीसरी जो चीज़ है वो आपको अमेज़न अकाउंट क्रिएट करने के लिए पासपोर्ट की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपने जो एलएलसी सिर्फ क्रिएट करनी है, यानी कंपनी फाइल करने के लिए आपको पासपोर्ट की रिक्वायर्ड नहीं है। उसके लिए आप अपनी एड्रेस वेरीफाई करने के लिए एजेंट जो एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आपको अपनी एनआईसी की जो पाकिस्तान में जो कि नेशनल आईडी कार्ड है उसकी जो आप क्या करें, एक पीडीएफ कॉपी बना लें, और जो उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, मोस्टली पाकिस्तान में उर्दू में लिखा होता है, उसको आप इंग्लिश में राइट करें, और ज़िप कोड भी आप साथ लिख कर सर्विस प्रोवाइडर को देंगे तो वो आपकी एलएलसी उसी के ऊपर आपके जो एजेंट के साथ जब अप्लाई करेगा एड्रेस के लिए तो वो एड्रेस वेरीफाई हो जाएगी। पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी ये है कि आपके पास एक ईमेल या जीमेल होनी चाहिए जिसके ऊपर क्या हो, तमाम नोटिफिकेशंस आ सके हैं, तमाम जो भी मैसेजेस आए वो बआसानी आप रीड कर सकें या उसको देख सकें। कोशिश ये किया करें कि आप ई कॉमर्स के लिए एक अलग से ईमेल बनाएं ताकि वो आसानी से आपकी क्या हो, कंपनी के साथ भी लिंक्ड हो और अमेज़न के साथ भी हो, ताकि आपकी जो भी नोटिफिकेशन आए तो उस ईमेल में बआसानी आपको पता चले, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी आए तो आपको रीड करने में आसानी हो। अगर एक ही ईमेल आप सब चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो उससे आपको सम टाइम जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं वो आपको रीड करने में इशू हो सकते हैं या आपको पता नहीं चल सकता। और देन उसके बाद जो फोर्थ थिंग है वो ये है कि आपके पास अपना डिज़ायर्ड एलएलसी का नाम होना चाहिए कि आप अपनी कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हैं। कोशिश ये किया करें 2 से 3 नाम आप सजेस्ट करें अपने सर्विस प्रोवाइडर को, उससे ये होगा कि वो एक नाम अगर अवेलेबल है ऑलरेडी तो दूसरा वो आसानी यूज़ कर सके, उसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो ये कुछ जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। आपके पास एक आईडी होनी चाहिए नेशनल, जो कि आपकी जो उसका एड्रेस है आपने इंग्लिश में राइट करके ज़िप कोड के साथ अपने सर्विस प्रोवाइडर को देनी है। दूसरा ईमेल, फ़ोन नंबर, अपना फुल नेम, आपका फुल नेम एज़ पर पासपोर्ट या आईडी के मुताबिक से आपने राइट करना है इंग्लिश में।
वो देना है, और देन उसके बाद आपके डिज़ायर्ड कंपनी नेम। ये कुछ बेसिक 4 से 5 रिक्वायरमेंट्स होती है एलएलसी क्रिएट करने के लिए। उसके अलावा आपने कोई पासपोर्ट, कोई और डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है एलएलसी क्रिएट करने के लिए। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके क्या हो जाएगी, एलएलसी फाइल हो जाएगी। देन उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस स्टेट के अंदर एलएलसी फाइल करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये डिसाइड करना कि आप किस स्टेट के अंदर एलएलसी फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि यूएसए के अंदर हर स्टेट का एक डिफरेंट टैक्स प्रोसेस है, हर स्टेट का अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, और इसीलिए आपने ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। क्योंकि आप नॉन यूएस रेजिडेंट हैं तो आप हमेशा कोशिश किया करें उन स्टेट्स के साथ जाए जिनका टैक्स सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जो टैक्स फ्री स्टेट्स हो, और उसके अलावा वहाँ पर आपको आसानी हो वो तमाम चीज़ें टैकल करने में। अदरवाइज़ अगर आप अच्छी स्टेट का सिलेक्ट नहीं करते एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट तो आपके लिए फिर लेटर ऑन इश्यूज़ हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन सी स्टेट्स है जहाँ एज अ नॉन यूएस रेजिडेंट आप एलएलसी फाइल करेंगे तो वो बेहतर हो। रिकमेंडेड ये है कि आप उन स्टेट्स में जाइए जो स्टेट टैक्स फ्री स्टेट्स हैं, ठीक है, यानी वो स्टेट्स जो उनका स्टेट का जो टैक्स है वो फ्री हो, यानी वो आपको ना देना पड़े। याद रखिए कि अमेरिका के अंदर टैक्स जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, जैसे कि आप कुछ स्टेट्स के अंदर फ्रेंचाइज टैक्स आपको देना होता है, कुछ के अंदर सेल्स टैक्स आप फाइल करते हैं, कुछ के अंदर स्टेट का अपना अलग टैक्स होता है, फेडरल का अलग टैक्स होता है, आईआरएस को जो हम फाइल करते हैं। तो मैं आपको कुछ स्टेट्स का नाम ले लेता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉन यूएस रेजिडेंट। उनमें से जो नंबर 1 है वो है टेक्सास, नंबर 2 है फ्लोरिडा, नंबर 3 है वो वायोमिंग है। ये 3 मेजर स्टेट्स हैं जो कि ज़्यादातर नॉन यूएस रेजिडेंट इनको यूज़ करते हैं। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये टैक्स फ्री स्टेट्स हैं। टैक्स फ्री से मुराद ये नहीं है कि आपने बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना। इसका टैक्स फ्री से मुराद ये है कि आपका जो स्टेट टैक्स है वो फ्री होता है, बाकी आपने फेडरल आईआरएस का जो टैक्स है वो आपको फाइल करना है, सेल्स टैक्स आपने ज़ाहिर है वो भी फाइल करना है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि टैक्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे करना है, डेट्स अ डिफरेंट डिबेट, लेकिन अभी के लिए इतना जानिएगा। अब इसके अलावा यूएसए के अंदर टोटल 9 स्टेट्स है जो टैक्स फ्री स्टेट्स है। 3 मैंने आपको नाम ले लिए, बाकी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जस्ट गूगल करें यूएसए टैक्स फ्री स्टेट्स, तो आपको वो 9 स्टेट्स, बाकी रेस्ट ऑफ 5 या 4 जो स्टेट्स है वो भी आपको मिलेंगी। तो कोशिश ये किया करें कि आप ये फ्लोरिडा, वायोमिंग क्योंकि थोड़ी चीपेस्ट पड़ जाती है एलएलसी, तो आप उनके साथ जाइए, या फिर आप टेक्सास, अगर आप चाहते हैं कि वन टाइम आपको फ़ाइल करना है तो आप टेक्सास के एलएलसी के साथ जाइए। आपको वहाँ पर जो एलएलसी की एनुअल रिपोर्ट फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस एलएलसी या किस स्टेट में आप फाइल करेंगे तो वहाँ एनुअल रिपोर्ट देना है, किस में नहीं देना है। एक याद रखिएगा, एलएलसी का एनुअल रिपोर्ट आपने हर साल फाइल करना पड़ता है उसी एलएलसी का, और उसकी जो स्टेट फ़ी है वो भी आपको पे करनी पड़ती है। कुछ स्टेट्स के अंदर ये है कि आप वन टाइम पेमेंट करते हैं, यानी स्टेट को आपने लाइक $300 टेक्सास की जो हम एलएलसी है उसको हम फाइल करते वक्त दे देते हैं, उसके बाद आपको दोबारा एनुअल रिपोर्ट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है एलएलसी की, ठीक है। तो जबकि वायोमिंग और फ्लोरिडा के अंदर आप एनुअल एलएलसी की रिपोर्ट भी फाइल करते हैं और आपको उसकी फ़ी भी पे करनी पड़ती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो एलएलसी है वो किस तरह से प्रोसेस होती है, यानी सर्विस प्रोवाइडर या जो एलएलसी क्रिएटर है या जो अकाउंटेंट्स हैं वो आपकी एलएलसी किस तरह से फ़ाइल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वो आपकी एड्रेस के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कंपनी एड्रेस के लिए। याद रखिएगा वो बिज़नेस एड्रेस के लिए अप्लाई करेंगे। अब ये एड्रेस किस तरह का होता है, कैसा एड्रेस होता है? यहाँ पर आपके पास बाय द वे 2 ऑप्शन होते हैं। एक ये है कि आप क्या करें, आपके जो यूएसए के अंदर कोई भी रिलेटिव है या कोई भी आपको अपना होम एड्रेस दे सकता है, लेकिन उसमें एक इशू ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपको देना, टाइम पे ना देंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहे तो उससे फिर आपके लिए इशू हो सकता है। तो बेटर क्या है कि आप एड्रेस ले लें, एड्रेस परचेज़ करें, जो कि एनुअल पैकेज होता है। सबसे पहले आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके लिए क्या करेगा, वो एड्रेस परचेज़ करेगा। जब एड्रेस आपके लिए वो परचेज़ करेगा उसमें एजेंट की सर्विस भी होती है, और उसके साथ साथ आपका एक यूनिक एड्रेस, यूनिक कोड के साथ एक एड्रेस भी होता है, वो भी आपके लिए वो अप्रूव करवाता है। जैसे ही आपका एड्रेस डिपेंड करता है, एड्रेस सम टाइम इट टेक्स
24 to 48 और समटाइम एट द मोमेंट भी वो हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि जो एड्रेस प्रोवाइडर्स है, जो एजेंट्स हैं, उनके पास लोड कितना है काम का। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका एड्रेस आ जाएगा उसके बाद आपकी स्टेट के साथ एलएलसी फाइल हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में एलएलसी फाइल कर रहे हैं, और हर स्टेट का अपना एक टाइम फ्रेम है। कुछ स्टेट्स में एट द मोमेंट जैसे ही आप एलएलसी फाइल करते हैं और पेमेंट कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, बेसिक आर्टिकल आपको मिल जाते हैं। और अगर आप कुछ ऐसी स्टेट्स हैं और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें क्या होता है कि आप जब फाइल करते हैं तो वो 1 to 7 बिजनेस डेज उसमें लग जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स आने में। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में फ़ाइल करते हैं। जैसे ही आपकी स्टेट के साथ एलएलसी फाइल हो जाती है तो फिर आपकी जो आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन या आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब आते हैं, उस आर्टिकल के थ्रू हम क्या करते हैं, EIN के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल हो जाती है। अब EIN भी दो तरीक़ों से आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप एट द मोमेंट EIN लेना चाहते हैं तो अगर आपके पास ITIN है तो आपको उसी वक्त EIN मिल जाता है, या SSN आपके पास हुआ। SSN US के लोकल के पास होता है, ITIN नॉन US रेजिडेंट भी ले सकते हैं। तो ITIN आपके पास है तो आपको EIN उसी टाइम मिल जाएगा। अगर आपके पास ITIN नहीं है तो देन उस केस में आपके जो EIN फाइल होगा वो मैनुअल तरीके से फाइल होगा। उसमें क्या होगा, उसमें फिर इट टेक्स 7 to 25 वर्किंग डेज आपका EIN आने में, ठीक है। तो जैसे ही आपका EIN आ जाता है, EIN भी दो तरह के डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको IRS देता है। सबसे पहले जो IRS आपको डॉक्यूमेंट देगा वो 147C आपको मिलता है। ये EIN का इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है और आप इसके ज़रिए अपना बैंक भी क्रिएट कर सकते हैं और आप अपना सेलर परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड जो डॉक्यूमेंट आपको EIN का मिलता है वो है CP 575। ये एक प्रॉपर लेटर मिलता है जो कि आई थिंक EIN जब आप अप्लाई करते हैं तो आफ्टर 25 डेज़ आपको आपकी मेलिंग एड्रेस पे आ जाता है, और वो डॉक्यूमेंट भी आप अपने पास सिक्योर करके रखेंगे। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। सम टाइम क्या होता है कि आपको एक ही डॉक्यूमेंट IRS दे देता है, सम टाइम ये दोनों भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको अर्जेंट बेस पे लेते हैं तो फिर आपको वो 147C दे देंगे, लेटर ऑन दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो लेट आपको मिलेगा। देन जैसे आपका EIN आ जाता है तो EIN के ऊपर आपका बिजनेस अकाउंट, बिजनेस वर्चुअल अकाउंट, याद रखिएगा आप जब नॉन US रेजिडेंट है तो आपके पास वर्चुअल अकाउंट, वर्चुअल बैंक आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें वाइस ट्रांसफ़र, वाइस इसको हम बोलते हैं, पैनीर कहते हैं। पैनीर का आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा और उसी से आप तमाम परचेजिंग और जो चीज़ें वो करें। वाइस अकाउंट भी आप बना लें ताकि आपके लिए मनी को एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करने में आसानी हो जाए। और जैसे आपके ये बैंक्स बन जाते हैं देन आप क्या करते हैं, हाँ, अगर आप होलसेल करते हैं या आर्बिट्राज वगैरह करते हैं या आपको रीसेल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो फिर आप EIN के ज़रिए से ही रीसेल सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आपका रीसेल सर्टिफिकेट आ जाए देन आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, और देन लास्ट जो स्टेप आपने करना है वो अपना जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है या LLC क्रिएटर है उससे BOI रिपोर्ट आपने फाइल करवा